इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर पूरे देश की नजर है। अब से करीब 4.5 घंटे के बाद मोदी 2.0 यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये दूसरा कार्यकाल और उसका पहला कैबिनेट विस्तार आप देखने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की हर कंफर्म, सटीक, पक्की खबर आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मोदी कैबिनेट में 25 राज्यों के मंत्री शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दी जाएगी। हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। आज शाम को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उससे जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव डिटेल के साथ देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी देवेंद्र, बताएं। और 2 चीज़ें, पहले जैसे संतोष गंगवार के बारे में लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है, वो कंफर्मेशन हो गया है। संतोष गंगवार जो कि 8 बार के सांसद हैं और यहाँ पर श्रम मंत्री थे, उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा एक और MOS को जो कि दिल्ली से बाहर थे, उनको फौरन कल रात फ़ोन गया था कि आप दिल्ली पहुँचिए और उनको माना जा रहा है कि उनको भी हटा दिया गया है। बस ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार है। तो एक तरफ जैसा कि हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि क्योंकि बहुत माइन्यूटली ये डेवलपमेंट पूरा किया गया है विस्तार का, उस लिहाज से जो लोग यहाँ उसमें फिट नहीं बैठते थे उनकी छुट्टी की गई है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उस चुनाव के लिहाज से संतोष गंगवार के बारे में जो उनके समर्थक थे वो मानकर चल रहे थे कि शायद उन्हें जगह मिली रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस कम्युनिटी से ऑलरेडी अगर अनुप्रिया पटेल हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी आसानी के साथ। लेकिन अनुप्रिया पटेल, माफ कीजिए देवेंद्र, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा समझाइए कि अनुप्रिया पटेल तो अपना दल की नेता हैं, वो एक सहयोगी पार्टी की नेता हैं, तो ऐसे में बीजेपी में कौन से बड़े चेहरे को अकोमोडेट किया जाएगा अगर हम उस रीजन की बात करें? देवेंद्र, ये सवाल मेरा आप ही से था। ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र अभी कुछ और जानकारी तलाशने कुछ और जानकारी जुटाने में लेकिन शायद अभी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सदानंद गौड़ा की भी छुट्टी हो सकती है और उस पर भी हम जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये सही निकलती है बात तो हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन अभी अटकलों का बाजार काफी गर्म है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 8 से 10 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तभी 68 तक ही हम फिगर की बात कर रहे हैं, जो कि नए मंत्रियों के साथ नया मंत्रिमंडल सामने दिखाई देगा। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन जिस तरह की बातें अभी स्पष्ट है उससे एक बात साफ दिखाई दे रही है कि OBC, दलित, उसके साथ साथ पूरे कास्ट बैलेंस और टेक्नोक्रेट्स, इनको बड़ी प्रमुखता दी गई है। संतोष गंगवार के मामले पर रुचि से चर्चा कर लेते हैं। रुचि, संतोष गंगवार को अगर हटाते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसकी जगह क्या सामने विकल्प दिखाई देता है और इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर? देखिए, संतोष गंगवार बीजेपी के बहुत पुराने नेता हैं, करीब 1990 के पहले से सांसद रहे। हालांकि एक बार वो चुनाव बीच में हारे, लेकिन बीजेपी का जो ये मानना है कि उनका जो कामकाज था उससे पार्टी का आलाकमान खुश नहीं था, इसलिए उनको हटाया जा रहा है और नए चेहरे लाने की कोशिश है कि जो ज़्यादा अच्छा काम करे। क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ना भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाए कि हर जाति का इक्वेशन सही तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। अब अनुप्रिया पटेल तो मंत्रिमंडल में शामिल की जा रही है, करीब करीब पक्का हो गया है। तो अनुप्रिया पटेल के पिता जो थे सोनेलाल पटेल, वो कुर्मियों के बड़े नेता थे, तो उनका पुराना इतिहास है। वो 2014 में मंत्री भी बनी थी, 2019 में नहीं बन पाई थी और वो अमित शाह से भी मिली थी, तो उनको शामिल कराया जा रहा है। वैसे कुर्मी वोट 7% है यूपी में, लेकिन करीब 15 जिले ऐसे हैं जहां माना जाता है कि 12% वोट है कुर्मियों का। तो अनुप्रिया पटेल वो कुर्मियों का वोट बीजेपी को दिला पाएंगी, ऐसा बीजेपी का मानना है। और इसलिए अब जब चुनाव बिल्कुल सर पे है तो अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जी प्रदीप जी, अब अगर हम इस पूरे समीकरण को देखें और लगातार आपसे चर्चा भी हो रही है, मीनाक्षी भी हमारी इस चर्चा में शामिल हैं, हम अगर इससे समझने की कोशिश करें तो क्या एक ओवरऑल मैसेज इस कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ दिया जा रहा है और जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया जा रहा है, क्या हम ये माने कि दरअसल उनके परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खुश नहीं थे, या दरअसल इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी जरूरत संगठन को पड़ सकती है? 2 चीजें हैं। देखिए, 2014 से पहले तक की बीजेपी को अगर आप देखें तो उसका वोट जो आता था वो किसी इमोशनल इशू पर आता था।
भावनात्मक मुद्दा कोई हुआ, पार्टी एकदम से जो है कई जगह जीत गई, संख्या बढ़ गई विधायक और सांसदों की, वो मुद्दा खत्म हुआ, पार्टी नीचे चली गई। तो उसका सोशल बेस जो था वो परमानेंट नहीं था। 2014 के बाद उसको परमानेंट करने की कोशिश की गई, कि लगातार चली रही है बल्कि, और उसका नतीजा दिख रहा है। 2014, 2017 यूपी, 2019 फिर लोकसभा, उसमें जो गैर जाटव दलित है, गैर यादव पिछड़ा जो है, अति पिछड़ा जिसको कहते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ महिला, ये 3 मेन वोटर के रूप में बीजेपी के उभरे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना नेता देखते हैं जी। तो वो उस ये जो इक्वेशन है उसको और मजबूत करने की ये कवायद है। जिस तरह से मंत्रियों का चयन हो रहा है जी। और जिस तरह से नए लोग लाए जा रहे हैं, तो 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। एक तो ये सोशल इक्वेशन को जो है वो दुरुस्त करना, और दूसरा पीढ़ी परिवर्तन। संतोष गंगवार की हम लोग बात कर रहे थे, 72 साल के हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से अब पार्टी आगे देखना चाहेगी कि आगे के लिए कौन किनको फेस को ज्यादा मौका देना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरा परफॉर्मेंस जी, जो जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है उस तरह से काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कि आपकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता है, आपके सामने होता है, और आपको बताया जाता है कि देखिए ये अपेक्षा थी आपसे और ये कमी निकल रही है, तो आप अपने को जो पीरियोडिकल होता है तो या तो दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे हमको सोचना पड़ेगा। तो अब प्रधानमंत्री ने सोचा है कि जो लोग नहीं सुधर पाए या प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप नहीं काम कर पाए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इनमें से जरूरी नहीं है कि संगठन में लिए जाएं, हो सकता है 1-2 लोग लिए जाएं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मुझे नहीं लगता कि संगठन में उनको जिम्मेदारी। प्रदीप जी, क्योंकि आपने कहा कि जिसका काम अच्छा उसे प्रमोट भी किया जाएगा, उन्हें रिवॉर्ड किया जाएगा, तो उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ गई है। आरके सिंह, जी किशन रेड्डी का प्रमोशन होना तय है। मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला का भी प्रमोशन होगा। कैबिनेट विस्तार में जिन मंत्रियों को हटाया गया है वो तो हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन अभी अभी बड़ी खबर जो आप इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव डिटेल देख रहे हैं, आरके सिंह, जी किशन रेड्डी का प्रमोशन होना तय है। मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला का भी प्रमोशन किया जाएगा। हालांकि अभी इसमें एक नाम और कंफर्म तौर पर शामिल नहीं किया गया है, अर्जुन मेघवाल, जिनकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, देवेंद्र पराशर भी जिनका जिक्र कर रहे थे। तो अजय जी, ये वो नाम है जिनके काम को सराहा गया है और उन्हें रिवॉर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर आप सभी मंत्रियों के उनके मंत्रिमंडल के आधार पर देखें, आरके सिंह का प्रमोशन अपने आप में बताता है कि ऊर्जा विभाग पर किस तरह से बहुत ज्यादा जोर मोदी सरकार का रहा है, और खास करके ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पर बहुत ज्यादा जोर मोदी सरकार कर रहा है, और उन्होंने अपना काम कर दिखाया भी है बड़े पैमाने पर। अगर आप कृष्ण रेड्डी की बात करें तो ये गृह मंत्रालय में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं, MOS रहे हैं, और इनके कामकाज को लेकर खास करके जिस तरह से इन्होंने पूरे मंत्रालय को संभाला है, ऐसा माना जाता रहा है कि ये वाकई में प्रमोशन के हकदार रहे हैं। अमित शाह से इनका इक्वेशन बहुत अच्छा बताया जाता है, और जाहिर सी बात है ये प्रमोशन भी उसी आधार पर है। पुरुषोत्तम रूपाला के कामकाज पर भी ठीक इसी तरीके से अगर आप देखें तो उनकी मिनिस्ट्री पर उन्होंने बहुत ध्यान देकर काम किया है, और गुजरात में उनकी अच्छी पकड़ है। इस पकड़ को और ज्यादा विस्तार पर देने की बात है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसी साल गुजरात के चुनाव भी हैं विधानसभा के, और उस समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रमोशन और उसके साथ साथ जिन लोगों को बाहर निकाला गया है वो अपने आप में स्पष्ट है। जैसे अगर हम दिनेश मौर्य अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश, नारायण राणे की बात करें, नारायण राणे को अगर हम मंत्रिमंडल में देखते हैं तो इसका सीधा संकेत शिवसेना को जाता है, क्योंकि शिवसेना से बगावत करके शिवसेना के खिलाफ पूरा मोर्चा खोलकर नारायण राणे ने एक बात तो सिद्ध कर दिया कि अब केंद्र सरकार उद्धव ठाकरे के साथ नरमी तो नहीं बरतती दिखाई देगी। जी बिल्कुल, देखिए उन्हें एक ऐसे ही नेता की तलाश थी जो मुखर होकर बिना संकोच के शिवसेना को टारगेट कर सके। नारायण राणे हमेशा ही से ही जो है वो शिवसेना का विरोध करते हैं जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी, लेकिन इसके अलावा नारायण राणे को कैबिनेट में लेने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण रद्द होने के बाद से ही मराठा जो वर्ग है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अगर सियासी हिसाब से अगर देखें तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से करीब 160 सीटें ऐसी है जहां पर मराठा मतदाता जो है
सीधे सीधे असर डालता है। चूंकि मौजूदा सरकार है वो मराठाओं को आरक्षण नहीं दिला पाई है, लगातार बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, तो ऐसे में नारायण राणे जो एक मराठा समाज से आते हैं उन्हें अगर मंत्री बनाया जाता है तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम मराठाओं के साथ हैं, मराठाओं को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दें आपको कि नारायण राणे जब अपने पार्टी का विलय किया था बीजेपी में, उस दौरान उन्हें वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि आपको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और आज उन्हें मंत्री बनाकर बीजेपी ने एक और मैसेज। मैं इसी में एक बात और जोड़ूंगी दिनेश, जो आप बात कह रहे हैं मैं उस पर आऊंगी, लेकिन देवेंद्र के पास एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है। जी देवेंद्र बताएं। आज शाम में जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें आपको 43 लोग शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। आज शाम में जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है उसमें 43 लोग शपथ लेंगे मंत्री पद की, और जब हम 43 लोगों की बात कर रहे हैं तो इसमें इस चीज़ को समझना होगा कि वो सारे के सारे 43 नए चेहरे इस लिहाज से नहीं होंगे कि कोई एमओएस या एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज जिसे कैबिनेट में प्रमोशन दिया जाता है उसका भी शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो उस लिहाज से वो एकदम से नया चेहरा नहीं रहेगा सरकार के लिहाज से। लेकिन कुल जो लोग शपथ लेंगे, जिन लोगों के शपथ लेने वाली जो संख्या है, आज 43 लोग शपथ लेंगे राष्ट्रपति भवन में। और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, सरकार 2 का पहला विस्तार जो हो रहा है, उस पहले विस्तार में कुल 43 लोग आज शपथ लेने वाले हैं। उन 43 लोगों का जो ढांचा होगा, इस 43 लोगों के शपथ लेने के बाद 25 राज्यों के प्रतिनिधि आप उसमें देखेंगी, और उसमें चाहे दूर दराज के क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट के, अगर 43 लोग स्वेरिंग इन सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, देवेंद्र क्षमा चाहता हूं मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने बड़ी खबर अभी बताई 43 लोगों को स्वेरिंग इन सेरेमनी में हम ओथ लेते हुए देखेंगे, तो क्या यह माने कि लगभग 18-19 लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है? क्योंकि 24 नए मंत्रियों की बात शामिल की जा रही है, 24 नए चेहरे हैं, तो बाकी तो प्रमोशन ही हुआ ना। जी हाँ, निश्चित तौर पे उसमें प्रमोशन होगा। और जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि सारे जो एमओएस हैं अगर वो शपथ ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के लिहाज से वो नए चेहरे हैं, लेकिन कुल जो लोग आज शपथ लेने वाले हैं उसमें कैबिनेट की बात कर लें, एमओएस इंडिपेंडेंट की बात कर लें, या एमओएस की बात कर लें, इन तीनों को मिलाकर कुल 43 लोग आज मोदी मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं। ये टॉप सोर्स से अभी हमें जानकारी मिली है। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और जो बात अजय जी अब से थोड़ी देर पहले कह रहे थे, प्रदीप जी, कि नारायण राणे का आना और उसके बाद फिर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है, तो यही मैसेज तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी को जिम्मेदारी देने पर दिखाई देता है कि आपके विरोधियों की तरफ से आप ना सिर्फ वेलकम किए जा रहे हैं बीजेपी में, बल्कि आपको रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, सम्मान भी दिया जा रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस के हों या शिवसेना के हों। ये एक संदेश जाता है। बिल्कुल, ये एक इंप्रेशन बन रहा था कि बीजेपी दूसरे दलों से नेताओं को ले आती है और डंप कर देती है, उसके बाद भूल जाती है, उनको कोल्ड स्टोरेज में डाल देती है, पूछती नहीं है। तो इस इंप्रेशन को तोड़ने के लिए आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी लीडर अपोजिशन हुए बंगाल में, हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हुए असम में, ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनने जा रहे हैं, नारायण राणे बनने जा रहे हैं। नारायण राणे के साथ एक बात और है कि जब वो पृथ्वीराज चौहान के मंत्रिमंडल में थे, सरकार जब उनकी थी, उस समय ये जो मराठा आरक्षण का पूरा खाका है ये नारायण राणे का तैयार किया हुआ है जी। तो इसलिए लोग उससे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका फायदा जो है, ये जो आपके संवाददाता बता रहे थे, निश्चित रूप से वो मैसेज मराठा समुदाय में जाएगा। एक और मसला इसमें है कि नारायण राणे के बेटे को लेकर कई बार असंतोष जाहिर किया गया, उनके कार्यशैली को बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सराहा नहीं, क्योंकि बहुत एक उग्र छवि उनकी रही है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, देवेंद्र फडणवीस वो महाराष्ट्र में अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन नारायण राणे के कैबिनेट में शामिल होने के साथ देवेंद्र फडणवीस की खुद की छवि पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, एक तो बात ये होगी कि नारायण राणे के दिल्ली आ जाने से देवेंद्र फडणवीस का टेंशन कुछ कम हो जाएगा, कंपटीशन खत्म। वो जो लगातार एक दबाव रहता था कि हम जो है मराठाओं को मिलना चाहिए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस की दिक्कत ये है कि वो जिस समुदाय से आते हैं, जाति से आते हैं, उसकी संख्या बहुत कम है महाराष्ट्र में, तो वो इसलिए। और आप देखेंगे एक ट्रेंड 2014 से तो नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ज्यादातर ऐसे बनाए हैं जो कास्ट न्यूट्रल हों, जिनकी उस राज्य में बहुत बड़ी संख्या ना हो, तो वो जो प्रतिस्पर्धा होती है ना लगभग बराबर की संख्या वालों की, वो उससे बच जाते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए मुझे लगता है कि ये राहत की बात होगी कि नारायण राणे अब दिल्ली चले गए। मुश्किल होगी शिवसेना के लिए,
मुश्किल होगी एनसीपी के लिए भी, जो मराठा वोट पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। तो ये जो मैसेजिंग है, ये इसका असर जो है आपको महाराष्ट्र में निश्चित रूप से आने वाले समय में दिखेगा। जी, तो मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा कैसा होगा वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस बार ओबीसी से मतलब यानी पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में बढ़ जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, फौरन लौट रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर हर पक्की खबर आपको सबसे पहले इंडिया टीवी पर हम दिखा रहे हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक और एक्सक्लूसिव खबर, विस्तार के बाद राज्यों के 18 पूर्व मंत्री कैबिनेट में होंगे और इसके अलावा मंत्रिमंडल में 39 पूर्व विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि ये वो आंकड़ा है जो आज शपथ लेने वालों में शामिल नहीं है। विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल का शेप कैसा दिखाई देगा वो आपको इन खबरों के बाद एनालिसिस करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसके अलावा 3 और ज्यादा जो नाम हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। उनसे ज्यादा टर्म के 3 से ज्यादा टर्म के 23 सांसद भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। कुछ और डिटेल्स हम आपको देंगे। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर, रुचि और दिनेश जुड़े हुए हैं और साथ ही स्टूडियो से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।